हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोचिंग। मेरा नाम है नितेश और यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन में मार्क्स को टारगेट करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से टारगेट करना चाहिए ताकि आपकी रैंक जो है जेईई एडवांस में 1000 के अंडर आ सके। तो ये है हमारा इस वीडियो का डिस्कशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के मार्क्स के एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू रैंक। रैंक 2000 के लिए कितने मार्क्स आए हैं, रैंक 1000 के लिए कितने मार्क्स चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। फिर मैं बताऊंगा कि अगर जेईई एडवांस का पेपर होता है तो वो टफ पेपर क्यों है, उसमें एग्ज़ाम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, घबराना क्यों नहीं है, कैसे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्या मिस्टेक्स हो जाती है, ये मैं वहाँ पे बताऊँगा। फिर मैं बताऊँगा कि जेईई मेन और जेईई एडवांस के बीच में क्या कंपैरिजन है, सिलेबस किस तरह से मैच करता है, कितनी जेईई मेन की प्रिपरेशन आपकी जेईई एडवांस के लिए यूज़फुल हो सकती है, टारगेट किस तरह से कर सकते हैं सिलेबस को, और रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट क्या है जिस सब्जेक्ट की कवरेज करने से आपकी रैंक हमेशा डेफिनेटली इम्प्रूव ही होगी, और एग्ज़ाम में किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं जिससे आपकी जो रैंक है अंडर 1000 आने के चांसेस बढ़ जाए। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल कोचिंग को। और इसके अलावा आप चाहें तो हमारी कोचिंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से जो 1000 रैंक अचीव हुई थी उसके एग्जाम में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन हुए थे। तो यहाँ पे 2019 से 2010 के यहाँ पे पेपर्स के हिसाब से मैंने दिया है। तो इसमें ये तो मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली या तो 360 मार्क्स का पेपर आता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 20-20-20 पहले जो पेपर 1 होता है, फिर 20-20-20 जो पेपर 2 होता है, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 360 मार्क्स का होता है। तो 3 मार्क्स तो होता है पॉजिटिव, 1 होता है नेगेटिव, इस तरह से होता है वहाँ पे पेपर 10। तो उसमें 55% पे 2019 में 1000 रैंक अचीव हुई थी, 59% पे 2018 में, इसमें 49% था, 57%, 63% एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन, सिर्फ 2017 को छोड़ के जो एक अब नॉर्मली बहुत ही इजी पेपर फ्रेम किया गया था तो उसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई आई थी, जबकि ऐसा मोस्टली नहीं होता है। तो अगर बाकी के हिसाब से हम एनालाइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 50% से अप्रॉक्सीमेट 60% के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो 1000 के आसपास आपकी रैंक आ जानी चाहिए। तो पहली चीज़ तो एनालाइज करने वाली ये है कितने मार्क्स को हमें टारगेट करना चाहिए। 50% से लेकर के 60% मार्क्स को हमें टारगेट करना चाहिए एग्ज़ाम में। तो इससे हमें यहाँ पे ये आइडिया लग जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूँ प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से, जिससे आपको रैंक 1000 से रैंक 2000 के बीच का जो डिफरेंस है उसमें मार्क्स या परसेंटेज का कितना डिफरेंस है। तो देखिए ये 2010 का है, ये 11 का है, ये 12 का है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिखेगा ये अप्रॉक्सीमेट 5% है, यहाँ पे देखेंगे तो 6% है। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे अप्रॉक्सीमेट जो डिफरेंस दिखेगा वो ज़्यादातर में आपको 6% के अप्रॉक्स दिखेगा। तो 6% जो मार्क्स है उसी का यहाँ पे डिफरेंस है। तो 6% मार्क्स के हिसाब से देखेंगे अगर आप, तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 मार्क्स होंगे, तो अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन का ही फर्क है। तो 6 to 7 क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा सही कर देंगे कंपेयरिंग टू द जिसकी 2000 रैंक है, तो उसमें आपकी रैंक अप्रोक्सीमेटली 1000 के पास पहुंच जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके एडवांस के लिए। स्पीड से जितना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी से पड़ेगा आपकी जो रैंक आएगी उसके ऊपर। अगर आपने 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत कर दिए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपकी रैंक 1000 आ रही थी वहाँ पे आपकी रैंक 2000 आ जाएगी। तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60%, तो उसमें आप ये मान सकते हैं कि 1000 से 2000 के बीच की रैंक आप मान सकते हैं कि वो आपकी रैंक आ सकती है एग्ज़ाम में। तो इसीलिए हम थंब रूल की तरह यही मान के चलते हैं हमें क्या टारगेट लेना है, क्योंकि अगर टारगेट हमारा फिक्स होगा तो एग्ज़ाम में अगर हमें पेपर अटैम्प्ट करना है तो हम उसी टारगेट के हिसाब से अटैम्प्ट करेंगे, हम घबराएंगे भी कम। और एक और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। 2019 के हिसाब से अगर आप देखेंगे उसमें जो रैंक और मार्क्स आई थी, तो आप नोटिस करिए
कि 500 से 1000 रैंक जो है उसमें मार्क्स का भी देखिए कितना डिफरेंस है। ये 227 है, ये 200 है, तो अराउंड 27 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ये भी 6 to 7% ही है। तो 6 to 7% में 1000 से 500 है, 6 to 7% में 1000 to 2000 है। तो जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 से 2000, तो 1000 रैंक में 6 to 7% का डिफरेंस है, यहाँ 500 रैंक में 6 to 7% का डिफरेंस है। तो नीचे रैंक अगर और करते जाएंगे तो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 500 से लेकर के 250 के बीच में देखेंगे तो देखिए अब अराउंड 6 to 7% का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस ऑफ रैंक है 250 रैंक्स में कितना हो गया, जब 250 से 500 की बात करेंगे तो 6 to 7% का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस आपको दिखेगा। फिर 500 से 1000 देखेंगे तो भी 6 to 7% का डिफरेंस दिखेगा। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1000 से लेकर के 2000, तो रैंक का डिफरेंस तो हो गया 1000 का, लेकिन मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% ही आपको दिखेगा। फिर आप देखेंगे अगर 2000 से 4000 रैंक का, तब भी आपको 6 to 7% की अप्रॉक्सीमेटली दिखेगा अगर आप आइडिया लगाएंगे तो इसीलिए बोलते हैं 5-5 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा सही हुए, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में अराउंड 60% आप स्कोर कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन अगर मैं एक्स्ट्रा निकाल लूँ तो मेरी रैंक 500 के अप्रॉक्सीमेट आ सकती है। या अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ अराउंड 50 to 55% मैंने पेपर सही किया है, तो मेरा एग्जाम में मेरा टारगेट मेरा फिक्स हो जाएगा कि मैं 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और निकाल लेता हूँ, जिससे मेरा यहाँ पे रैंक और इम्प्रूव हो जाएगी। और इवन मैं बात करूँ 6 क्वेश्चन भी नहीं निकालने हैं, क्योंकि ध्यान रखिए पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 होता है फिर पेपर 2 होता है, तो 6 क्वेश्चन तो दोनों में मिला के निकालने हैं। तो अगर मेरा अब एक बारी में एक ही पेपर हो रहा है तो मैं ये मान के चलूँगा कि अराउंड मेरे 55% अप्रॉक्सीमेट अचीव हो गया है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वो मैं करेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं अपनी रैंक को कितने से इम्प्रूव कर रहा हूँ, 2000 है तो 1000 पे ला रहा हूँ, 1000 के अप्रॉक्स है तो 500 पे ला रहा हूँ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मार्क्स का डिफरेंस और परसेंटेज का डिफरेंस कैसे है। इसी के हिसाब से अब मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आपके लिए यूज़फुल होगी, कि इससे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम में बर्डन भी कम हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जेईई एडवांस का पेपर इतना टफ क्यों बोलते हैं। तो टफ इसलिए है क्योंकि एक माइंड गेम है। आप नोटिस करिए इसके एग्ज़ाम में 2 पेपर क्यों होते हैं, एक पेपर क्यों नहीं होता। तो इसमें 2 पेपर होते हैं सेम डे में, ये आपको पता है। हमारे टाइम पे जब मैं सब्जेक्टिव देते थे तो 3 पेपर होते थे सेम डे में। और इसमें ध्यान रखिए माइंड गेम वो कैसे प्ले करते हैं, जनरली जो पहला पेपर होगा सेकंड पेपर के कंपैरिजन में टफर होता है, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसा वो इसलिए देते हैं कि पहले पेपर में जो बच्चे घबरा गए वो सेकंड पेपर में फिर और ज़्यादा घबराएंगे, तो जो अगर आता हुआ पेपर भी होगा वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो एग्ज़ाम टेम्परामेंट आपका चेक कर रहे हैं, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये भी वो वहाँ पे चेक करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉप बैच में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो 100 में से 50 का ही सिलेक्शन होता है, उससे भी कम का होता है। 100 का कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सबकी प्रिपरेशन सेम नहीं है, प्रिपरेशन सेम है, लेकिन जो घबरा गया वहाँ पे वो वहाँ पे मर गया। तो ये चीज़ समझना जरूरी है, पेपर में घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर अगर टफ है, पेपर 1 पहला वाला जो पेपर आपका टफ आया है, तो टेंशन मत लीजिए, उसमें जितना स्कोर कर सकते हैं इजी वाला पार्ट ढूंढ के उतना स्कोर करने की कोशिश करिए, घबराना नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, दिमाग का गेम है। इसीलिए जो लोअर बैच के स्टूडेंट्स होते हैं कई बार उनका भी जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो जाता है, कि वो घबराते नहीं हैं, वो सिर्फ उतना ही टारगेट करते हैं जितना उनको आता है, बाकी वो टेंशन नहीं लेते। तो वैसे वाले स्टूडेंट्स का भी कई बार पेपर निकल जाता है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पहला पेपर देके आप बाहर निकले और घबरा गए यार पेपर बहुत टफ आया, दूसरा पेपर कैसे होगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिए वो सबके लिए ही टफर है। तो इसीलिए पेपर क्या है, टफ मानते हैं। और इसका पेपर प्रिडिक्टेबल क्यों नहीं होता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो भी होता है आईआईटी की टीम ही प्रिपेयर करती है एग्जाम में पेपर। तो हर आईआईटी को अप्रॉक्सीमेटली नियरली 7 ईयर्स के बाद मौका मिलता है। इस बार आईआईटी खड़गपुर बना रहा है, 2006 में बनाया था, 14 में बनाया था, 21 में बनाया था। तो हर 7 साल के बाद मौका मिलता है। तो होता क्या है, जेईई मेन प्रिडिक्टेबल क्यों है, ये प्रिडिक्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जेईई मेन का जो पेपर है, जो टीम प्रिपेयर कर रही है पेपर पिछले साल का और इस साल का, तो 5-6 साल तक वही टीम रहेगी, वो कैसे चेंज होगी। लेकिन आईआईटी में क्या होता है, जो पेपर प्रिपेयर करते हैं मोस्टली वो पीएचडी के स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स के साथ मिलकर करते हैं, तो वो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं।
उनकी टीम होती है। और जितनी भी रिसर्च की टीम होगी, आप मान के चलिए पीएचडी कितने साल में ख़त्म होती है, 5-6 साल में ख़त्म हो जाती है, तो टीम चेंज हो जाती है, नए फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर वो पेपर प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए पेपर प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसके पेपर को कभी प्रिडिक्ट करना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी है, टारगेट सेट करना चाहिए, कितना परसेंटेज मार्क्स हमें टारगेट करना है एग्जाम में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 60% के अप्रॉक्स हम टारगेट करते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान रखिए, पेपर 1 अगर टफ दिया जाएगा एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है, इसको ध्यान रखिए। तो ये इसलिए टफर पेपर है। अब इसके लिए हम देखते हैं कि जेईई मेन का भी जो आपने पेपर दिया है या आप जेईई मेन की तैयारी करें और जेईई एडवांस में कितना डिफरेंस है। तो जेईई मेन को मैं ये बोलता हूँ दिस इज़ लाइक ए T20 क्रिकेट का मैच, और जेईई एडवांस है टेस्ट मैच ऑफ क्रिकेट। तो टेस्ट मैच में अगर आपको ध्यान होगा टाइम बहुत होता है, लेकिन आपको बहुत सारी बॉल्स मिलती हैं, उसमें से आप बहुत सारे रन्स नहीं बनाते हैं, आप बॉल को छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा। और जेईई मेंस में क्या होता है, ईजियर पेपर होता है, तो ऑलमोस्ट हर बॉल पे आप छक्का मारने की कोशिश करते हैं, 6 मारने की, मतलब उसको सही करने की कोशिश करते हैं। एडवांस में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिए, एडवांस में आपको छोड़ना भी पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको जिद नहीं लगानी है, आपको ढूंढ के करने होते हैं पेपर में क्वेश्चंस। इन दोनों के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 70 to 80% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जेईई एडवांस में और जेईई मेन में ये फ़र्क होता है कि जेईई मेन का जो एक क्वेश्चन होगा उसमें आपका एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन जेईई एडवांस का जो एक क्वेश्चन होगा उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक बारी में। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, जेईई एडवांस का पूरा क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना होता है। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं पार्ट्स में, और पार्ट्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन लिखते जाते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में फिर आप देखिए उससे रिलेटेड आपको क्या क्या फॉर्मूले पता है, वो फॉर्मूले आप लिख लेते हैं। ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल होगी अगर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं। मैथ्स में भी आपको उस इन्फॉर्मेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। फिर आप पैटर्न या कॉन्सेप्ट फाइंड करते हैं। पैटर्न या कॉन्सेप्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हम पैटर्न और कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होगा यही कि इसमें क्या होगा, एडवांस में एक पार्ट सॉल्व करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसको दूसरे में डालेंगे, फिर उसको तीसरे में डालेंगे, ऐसे 3 स्टेप में आंसर आ सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, इसलिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बच्चे एडवांस के पेपर में बड़ा क्वेश्चन होता है, बड़ा पैराग्राफ का होता है, उसको देख के घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं होता, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करके इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे कभी, तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए हमेशा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता चुका हूँ कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो 6 to 7% में ही 1000 रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है, अराउंड 20 मार्क्स पे। तो एक्यूरेसी पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। स्पीड तब आएगी जब एक्यूरेसी होगी। टाइम आपके पास बहुत होगा अगर आपको एग्जाम में पेपर आता होगा या नहीं भी आता होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं आपको क्या सिलेबस कैसे टारगेट करना चाहिए। तो सिलेबस आपको टारगेट करना चाहिए प्रीवियस ईयर के हिसाब से। सिर्फ आप जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर को ही टारगेट कर लीजिए। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का भी टारगेट लेके चलेंगे, तो 10 ईयर्स के हिसाब से अगर मैं टारगेट लेता हूँ तो ये मान लेता हूँ कि वहाँ पे एक साल में 2 पेपर हुए थे, एक पेपर में 60 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 60 क्वेश्चन, तो ये हो गए यहाँ पे 120 क्वेश्चन। और 120 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहाँ पे 10 ईयर्स के टारगेट कर रहा हूँ, तो 1200 क्वेश्चन हो गए। अभी बचे हैं टोटल रिमेनिंग डेज 30 डेज। तो 30 डेज के हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन पर डे कर सकते हैं। अब इसमें से मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हटा देता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री को तो हम क्या करते हैं एक साथ ही करते हैं, उसमें टाइम भी कम लगता है। तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में 40 क्वेश्चन है, मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन है। और 10 पेपर्स लेते हैं 2010 से लेकर के 2020 तक, तो 2019 तक। तो 10 पेपर्स का देखेंगे तो अराउंड 800 क्वेश्चन होंगे। 800 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 30 डेज में, मान लीजिए 30 नहीं है, 25 डेज के हिसाब से निकाल लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस पर डे आएंगे। तो आपको दिन में 30 क्वेश्चंस ही करने हैं, लेकिन 30 से 40 का टारगेट लेके चलिए कि 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं पर डे में। इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। और उसमें भी आपको किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, तो आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए कौन से चैप्टर्स में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है उसी को स्ट्रेंथ करना है। सारे चैप्टर अच्छे से करने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ वाइज करना होता है। 70 to 80% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है, अगर 1000 के आसपास रैंक लानी है तो 60% का टारगेट है। तो उससे अराउंड 20% एक्स्ट्रा टारगेट करके चलेंगे तो वो परसेंटेज फिर अचीव हो सकता है। रिमेनिंग जो है उसमें आप बेसिक फार्मूले या मीडियम परसेंट भी रखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है, कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसको कवर भी करें या नहीं करें। लेकिन
60% टारगेट करना है तो इतना सिलेबस आप टारगेट करके ही चलिए। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 3 बार सॉल्व करना है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ट्रिनिटी टेक्निक। आप क्या करिए कि जब भी करेंगे प्रीवियस ईयर, उसको आपको चैप्टर वाइज करना है, ध्यान रखिए, ईयर वाइज मत करिएगा अभी, ये ध्यान रखिए, चैप्टर वाइज आपको करना है। और चैप्टर वाइज करेंगे तो 2010 से लेकर के 2020 या फिर 2005 से 2020 भी मान सकते हैं, उतना आपको सपोज करना है। तो आप क्या करेंगे, एक चैप्टर खोलेंगे, उसमें से आप पिक एंड चूज करके करिए, लाइन से ईयर वाइज मत करिए। आप तो पहले देखिए कि आपको आता कौन सा है, जो आता है उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पिक एंड चूज करने से ये होगा कि आप एग्जाम में भी पिक एंड चूज करना सीखेंगे उस चैप्टर में से। जैसे कैलकुलस की बात करते हैं तो एग्जाम में कैलकुलस में जो एडवांस का पेपर आता है तो उसमें से अराउंड कैलकुलस में 30 से 40% ईजी आता है, रिमेनिंग 50 से 60% जो होता है टफ आता है। तो 30 से 40% ईजी वाला पार्ट ही हमें ढूंढना होता है। तो आप क्या करिए, कोई भी एक चैप्टर ले रहे हैं कैलकुलस का, उसमें से अगर आप 30 से 40% ईजी क्वेश्चन ढूंढ के कर पा रहे हैं 2005 से 2020 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से, तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी उतना ढूंढ पाएंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस तरह से पिक एंड चूज करिए। फिर उसके बाद में दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, जब आप करेंगे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व नहीं होगा, तब उसको 3 बार कैसे करना है कि आप 3 दिन के टारगेट में चलिए कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो आज जो किया वो कल फिर से करेंगे क्वेश्चन, कल किया फिर वो परसों करेंगे अगर कल सॉल्व नहीं हुआ। जब भी आप कर रहे हैं तो आप फॉर्मूले अपने सामने रख लीजिए, क्लास में जो पढ़ाया वो ही सामने रख लीजिए। जब सेकंड टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में अगर आप सॉल्व हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट आपने मिस किया उसकी कॉपी बना लीजिए, उसमें आप उसको नोट करते जाइए। और उसमें भी नहीं हुआ तो थर्ड टाइम में देखिए। लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे अगर मैं 800 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ तो इसमें से 10% मतलब 80 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, आपको समझ नहीं आएंगे, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमें वैसे भी एग्जाम में छोड़ने ही होते हैं, हम उसको सॉल्व करने का टारगेट ही नहीं लेके चलते। तो रिमेनिंग जो है 10 से 15% के अलावा या 20% के अलावा वो आपसे डेफिनेटली सॉल्व होने चाहिए। जो सॉल्व होंगे वही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, जो सॉल्व नहीं होंगे वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या क्या आपने चीज़ें मिस करी या क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उस पर टारगेट रखते हुए आप अपने नोट्स बनाइए, उससे तैयारी करिए। अब जनरल स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम मॉक टेस्ट कितने दें, जनरल स्टूडेंट्स डेली मॉक टेस्ट देने का बोलते हैं। तो मैं मॉक टेस्ट के फेवर में तब रहता हूँ जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। टेस्ट देने का ये मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ टेस्ट देना है, टेस्ट देने का ये मतलब है प्रिपरेशन कितनी है, तभी आपका टेस्ट हो पाएगा कि आपको आता कितना है। तो अगर आपको टेस्ट देना भी है तो 3 से 4 मॉक टेस्ट ही दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। मान के चलिए हर हफ्ते में आपको एक ही मॉक टेस्ट देना है। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट के मैं फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे भी लास्ट में मॉक टेस्ट होते ही नहीं थे। अगर मैं बताऊँ तो हमारे टाइम में क्या होता, जेईई एडवांस का जो पेपर होता था उसे 3-4 महीने पहले ही हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से छोड़ देते थे। उसके बाद में हम सेल्फ प्रिपरेशन ही करते थे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करते थे, नोट्स पढ़ते थे, यही सब करते थे। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में यही काम आती है। जो चीज़ आपको स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ वाइज करेंगे तो आप चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। ध्यान रखिए, चैप्टर करने के लिए नहीं करना है, ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं करना है, इनको डिटेल में अच्छे से करना है। जब तक आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, कैसे लगाया, अगर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करूँगा सॉल्व, मुझे कैसे पता लगेगा, जब तक वो नहीं क्लियर है तब तक क्वेश्चन करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना, थॉट प्रोसेस पकड़ना क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना ही ज़रूरी है। टीचर को कैसे पता लगा ये कॉन्सेप्ट लगाना है, मेरे को कैसे पता लगेगा एग्जाम में कॉन्सेप्ट लगाना है, वो क्वेश्चन जो सवाल हैं आपको खुद से ही पूछने हैं जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आपको करनी है प्रैक्टिस। इसके अलावा जो है केमिस्ट्री में कुछ मत छोड़िए, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपने ऑर्गेनिक्स में पढ़ा होगा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री को रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर हैं और NCERT हैं और जो जेईई मेन में जितने भी रिएक्शंस पूछी हैं, आप अलग से किसी भी नोट्स को बुक्स को मत देखिए कि क्या क्या रिएक्शन याद करनी है। आपकी तो जो NCERT में जो रिएक्शंस हैं वो कवर करनी है, जेईई मेन में जो पूछी हैं नेम रिएक्शन वो कवर कर लीजिए या उसको कवर कर लीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो एडवांस के पेपर में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें जो रिएक्शंस सर वो कवर कर लीजिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा रिएक्शंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इतना भी अगर आप कवर कर लेंगे, उससे नोट्स बना लेंगे अच्छे से और उसको भी रिवाइज कर लेंगे, तो उससे आपका एग्ज़ाम में 85 से 90% आराम से आप टारगेट कर सकते हैं।
और ये मैक्सिमम टारगेट केमिस्ट्री में ही करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। तो इसके प्रीवियस ईयर को कम से कम 2-3 बार देखिए आप, और इसके नोट्स ज़रूर अच्छे से बनाइएगा। और इसको डेली मॉर्निंग में सबसे पहले केमिस्ट्री को ही आपको डेली रिवाइज करना है। ब्लाइंड रिवीजन टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिना देखे हुए आपको लिखना है एक खाली पेपर पे कितना आपको याद है किसी चैप्टर का। तो एक चैप्टर के जिसके भी आप प्रीवियस ईयर करेंगे उसके नोट्स बना लेंगे, फिर 1-2 बार तो आप देख के उसको याद करिए, फिर थोड़ा सा बिना देखे लिखिए। इस तरह से आपको इसको रिवाइज़ करना है। जितना अच्छे से ये रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके एडवांस में बढ़ेंगे, उतनी ही अच्छी रैंक आपकी एडवांस में आएगी। तो 60% का टारगेट लेके चलेंगे। तो ये 72 क्वेश्चंस मैंने कैसे लिखे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आएंगे। दैट इज 60 क्वेश्चन पेपर 1 में, 60 क्वेश्चन पेपर 2 में। तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री सबके 40 क्वेश्चन मान रहा हूँ, तो उसमें से आपको 72 क्वेश्चन करने हैं। तो इसको मैं कैसे मान के चलता हूँ, अगर मैं एग्जाम देता तो मैं तैयारी ऐसे ही करता हूँ कि केमिस्ट्री में अराउंड 85 to 90%, 32 से 36 क्वेश्चन का मैं टारगेट लगता हूँ। अगर इतना भी नहीं है तो 30 क्वेश्चन का तो टारगेट आपको डेफिनेटली रखना ही चाहिए केमिस्ट्री में। दैट इज़ अराउंड 75%, उतना तो आपको रखना ही चाहिए। तो ये टारगेट मान के चलते हैं। और फिजिक्स और मैथ्स का मैं 40% इसलिए बना रहा हूँ, दोनों का इक्वल आपका डेफिनेटली नहीं होगा, एक दोनों में से अच्छा होगा उसका ज़्यादा होगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स का 40% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो 30 से 40% हमेशा ये ईजी होता है, या 40 से 45%। इतना हमेशा ईजी होगा या मीडियम होगा उतना आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो मान के चलिए कि 40 में से 16 है, 40 तो आएंगे दो पेपर में, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। तो एग्जाम में घबराना कैसे नहीं है, क्योंकि 20 में से हमें अगर 16 के हिसाब से करना है तो 8 या 10 क्वेश्चन ही करने हैं। तो बाकी जो 10 है आपको छोड़ने ही है। अगर वो गंदे भी दिख रहे हैं, नहीं भी आते हैं, तो उसको टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इस पर फोकस करिए, इसमें से भी उस पर ही फोकस करिए। तो 10 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री तो आपकी 1 घंटे में आराम से हो जाएगी जितनी भी आपको आती होगी। तो रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन है उसके लिए आपके लिए 60 मिनट्स रहेंगे। 60 मिनट्स मतलब एक क्वेश्चन के लिए 6 मिनट, उससे भी ज़्यादा मिनट बच सकते हैं अगर आपको केमिस्ट्री जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप। तो इस तरह से आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन ही हैं। वो अगर आप 40 मिनट्स में भी कर लेंगे तो पर क्वेश्चन आपको फिजिक्स के लिए 7 से 8 मिनट मिल जाएंगे, मैथ्स के लिए भी 7 से 8 मिनट मिल जाएंगे। तो मैं तो ये टारगेट मान के चलता हूँ, लेकिन आप फॉर टू बी श्योर इसके लिए 30 क्वेश्चन मान के चलिए। और इसमें से जनरली मैथ्स का पेपर टफ आता है एग्जाम में, एडवांस में ज़्यादातर बच्चों को यही फील होता है, तो उसमें थोड़ा कम मान के चलिए, फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा मान के चलिए, या आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए कितना, 24 + 16 ये हो गया 40, + 30 हो गया 70 क्वेश्चंस, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 58-59% तो हो गए हैं। इतना अगर आप एग्जाम में कर लेंगे तो 70 क्वेश्चंस के हिसाब से आप मान के चलिए एक पेपर में आपको 40 क्वेश्चंस ही करने हैं आउट ऑफ 60। तो इतना टारगेट मान के चलेंगे, इस फोकस पे रखेंगे केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस देते हुए। इस तरह से आप 60% अचीव करेंगे तो आपकी 1000 के अप्रॉक्सीमेट रैंक आ सकती है। और अगर पेपर इजी दिखता है थोड़ा सा तो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये है स्ट्रेटजी जिस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जेईई एडवांस के लिए, रैंक अंडर 1000 लाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को।